क्लास 10 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके हिंदी के 20 मोस्ट एमसीक्यू कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि मैं आपके लिए ऐसे मोस्ट 20 एमसीक्यू लाया हूँ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं, क्योंकि ये मैं जो एमसीक्यू लाता हूँ वो मैं किसी ना किसी सेट से लाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपकी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके सेट हमारे पास रखे होते हैं या हमें कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, उसी से हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एक एक प्रश्न कई कई बार आ जाता है। ठीक है, एक एक प्रश्न क्या होता है, कई कई बार आ जाता है, तो बस यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम कैसा पढ़ाते हैं या आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके चलते हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में ही आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत ही आराम और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? ठीक है, अवधी, मैथिली, ब्रज या संस्कृत? ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक, साकेत, सस्सई या कामायनी? ठीक है, तो इसमें ना तो आपका साकेत होगा, ना सस्सई होगा, ना कामायनी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपका पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, आपका दूसरा ऑप्शन है गोदान, आपका तीसरा ऑप्शन है मधुशाला और आपका चौथा ऑप्शन है गीतांजलि। आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ जाएंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है 4:30 5:30 का, तो हमारे यहाँ थोड़ा ऐसे ही है। ठीक है, तो आप देखिए, आपके चार ऑप्शन हैं। अब आपका कौन सा आंसर सही है? ठीक है, तो ना आपका गोदान होगा, ना मधुशाला होगा और ना ही गीतांजलि होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरित मानस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के रचयिता कौन है? ठीक है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी मीरा या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। ठीक है, यानी कि सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मीरा किस काल की कवित्री थी? जो मीरा थी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मीरा के बारे में, वो किस काल की कवित्री थी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की या आदिकाल की? ठीक है, अब आप ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होता है। आपने देखा मीरा क्या करती थी? मीरा भक्ति करती थी। यहाँ से आपका एक ये भी निष्कर्ष निकलेगा कि क्या हो जाएगा? भक्ति काल। लेकिन इसका राइट आंसर भी भक्ति काल ही है। ठीक है, आपको ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा इसी में ही, अगले प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? अच्छा प्रश्न है। 700 या ऑप्शन नंबर बी 500 या ऑप्शन नंबर सी 1000 या ऑप्शन नंबर डी 300? ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? ना तो आपका 500 होगा, ना 1000 होगा, ना 300 होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 700 दो हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, दिनकर की प्रसिद्ध वीर रस रचना है? ठीक है, यानी जो दिनकर है उनकी प्रसिद्ध वीर रस रचना क्या है? तो रश्मिरथी, ऑप्शन नंबर बी मधुशाला, ऑप्शन नंबर सी गोदान या ऑप्शन नंबर डी कामायनी? ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि रथी, ये इनकी वीर रस की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? ठीक है, जो महादेवी वर्मा जी हैं वो किस युग की
कवित्री हैं? तो छायावाद युग, ऑप्शन नंबर बी भक्तिकाल युग, ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल युग, या ऑप्शन नंबर डी आदिकाल युग। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भक्तिकाल, ना होगा रीतिकाल, और ना होगा आदिकाल। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छायावाद युग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो नागार्जुन लेखक हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मतलब जो कवि हैं वो नागार्जुन, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो जनकवि, राष्ट्रकवि, महाकवि, या कवि सम्राट। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो आपका होगा राष्ट्रकवि, ना होगा महाकवि, और ना ही होगा कवि राष्ट्र। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन कवि, यानी कि जनता का कवि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मधुशाला, ऑप्शन नंबर बी साकेत, ऑप्शन नंबर डी गोदान, ऑप्शन नंबर डी कामायनी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो साकेत होगा, ना गोदान होगा, ना कामायनी होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ठीक है, जो उपन्यास सम्राट है वो किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को, या ऑप्शन नंबर बी प्रसाद को, या ऑप्शन नंबर डी दिनकर को, या ऑप्शन नंबर डी निराला को। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी दिनकर को, और ऑप्शन नंबर डी निराला को। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना आपका होगा प्रसाद, ना आपका होगा दिनकर, ना ही आपका होगा निराला। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र को अशोक मतलब सॉरी मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? ठीक है, यानी जो कुरुक्षेत्र लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन है ए दिनकर के द्वारा, ऑप्शन बी प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना आपका होगा प्रसाद, ना आपका होगा हरिवंश राय बच्चन, और ना ही होगा सुमित्रानाथ पंत। आपका क्या हो जाएगा? दिनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? यानी जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो किस युग के कवि हैं? तो देखिए, आपका ऑप्शन है छायावाद युग, भक्तिकाल युग, ठीक है, फिर उसके बाद है आपका रीतिकाल युग, और फिर है आदिकाल युग। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना आपका होगा भक्तिकाल, ना आपका रीतिकाल, ना आदिकाल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न, ये गोदान का मुख्य पात्र कौन है? यानी जो गोदान हमारा पाठ है उसका मुख्य पात्र कौन है? ठीक है, उसका मुख्य हीरो कौन है? तो होरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी घीसू, या ऑप्शन नंबर सी माधव, या ऑप्शन नंबर डी अलगू। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो उसका मुख्य पात्र कौन है? ना तो घीसू है, ना माधव है, और ना अलगू है। उसका मुख्य पात्र है होरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसी में ही कि ईदगाह कहानी के लेखक हैं, यानी जो ईदगाह कहानी लिखी गई है उसके लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी फरीश्वरनाथ रेणु, यानी फरीश्वरनाथ रेणु, या ऑप्शन नंबर डी यशपाल। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ना तो आपका होगा प्रसाद, ना होगा फरीश्वरनाथ रेणु, और ना ही होगा यशपाल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसी में ही कि पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है?
यानी जो पंच परमेश्वर कहानी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपका पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, आपका दूसरा ऑप्शन है दिनकर, आपका तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, आपका चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आप जो आपका राइट आंसर है वो ना तो दिनकर होगा, ना हरिवंश राय बच्चन होगा, ना ही सुमित्रा नंदन पंत होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही शानदार कहानी हमेशा पूछी जाती है, कफन कहानी के लेखक कौन है? यानी जो कहानी है कफन उसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन है। अब इनका आपको निकालना है सही आंसर। ठीक है, तो ना तो इसमें आपका निराला होगा, ठीक है, ना ही आपका रेणु होगा और ना ही आपका नागार्जुन होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। फणीश्वर नाथ रेण और सॉरी कफन कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, यानी कि इन चारों में से कौन सी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है? आपका पहला ऑप्शन है झांसी की रानी, आपका दूसरा ऑप्शन है मधुशाला, आपका तीसरा ऑप्शन है मनुष्यता और आपका चौथा ऑप्शन है उत्साह। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो आपका होगा मधुशाला, ना ही होगा मनुष्यता, ना ही होगा उत्साह। इसमें जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? झांसी की रानी, क्योंकि ये एक ऐसी कविता है झांसी की रानी जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कैसी कविता है? बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, अगर कल को आप अगर इनका जीवन परिचय भी आपको आता है लिखने को, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का, क्योंकि लगभग ये आता ही आता है, तो जब आपको उसमें दो रचनाएं लिखनी होती हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि झांसी की रानी। इससे क्या है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, यानी कि जो हमारे लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर जी, उनका जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन हैं। अब देखिए, इसका आप जो आपका राइट आंसर है वो ना तो उत्तर प्रदेश होगा, ना ही आपका मध्य प्रदेश होगा और ना ही आपका राजस्थान होगा। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रामधारी सिंह दिनकर थे, ठीक है, उनका जन्म फिर कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बिहार में। अब आपके लिए मैं ऐसे ही इसी में छोटा सा प्रश्न दे रहा हूँ कि जिस बच्चे को मालूम हो कि बिहार राज्य में कहाँ पर जन्म हुआ है, ठीक है, कौन से क्षेत्र में, तो वो हमें क्षेत्र बता सकता है, क्योंकि जीवन परिचय में तो आपका क्षेत्र ही आता है। और आपको लिखना पड़ेगा ना कि बिहार राज्य के इस क्षेत्र में या इस गांव में हुआ था। ठीक है, आप हमें लिख के बता सकते हैं। ये आपके लिए छोटा सा टास्क है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम और लास्ट प्रश्न, प्रश्न में बोल रहा है छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है। यानी कि जो छायावाद क्या है? छायावाद एक युग है, ठीक है, उसमें से तीन कवियों के नाम है और एक कवि का नाम नहीं है। ठीक है, उसमें से आपको बताना है, यानी कि जो छायावाद युग है इसमें से प्रमुख कवि नहीं है। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है निराला, जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो है आपका पंत, ठीक है, जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है महादेवी वर्मा, और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो क्या है? कबीर दास। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कबीर दास छायावाद में नहीं आ रहे थे, ये आ रहे थे भक्ति काल में। ठीक है, भक्ति काल या ऐसे कुछ आ रहे थे। ठीक है, ये छायावाद में नहीं आ रहे थे, इनकी ट्रिक होती है याद करने की। ठीक है, ना तो आपका निराला होगा, ना ही आपका पंत होगा और ना ही आपका महादेवी वर्मा होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो है वो क्या हो जाएगा? कबीर दास। ठीक है, यानी कि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ एक बार संतुष्टि के लिए कि छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कबीर दास। यानी कि कबीर दास जी छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया है।
अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये आपको कैसे मिलेगा? तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ठीक है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप आ जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर। आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ जितने भी हमने ये बनाया हुआ है कि आप बाद में भी इसको पढ़ सको अच्छे से, ठीक है, जितना भी हमने बनाया हुआ है आप इसको अच्छे से पढ़ सको रिवीजन के लिए, ठीक है, तो ये आप हमसे ले सकते हैं। बाकी हम आपके लिए एक टेस्ट लाने वाले हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट, जो जिसमें ज़्यादा बड़ी स्कॉलरशिप नहीं होगी, ठीक है, बस वो आपकी तैयारी के लिए ही होगा। तो आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट से चूक ना जाएं, ठीक है, इसके लिए आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल पर देखिए कि आपको कभी ना कभी स्कॉलरशिप मिलेगी, और हम लोग स्कॉलरशिप लाते ही लाते रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।